हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियस पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियस के क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन और भी मैं अगले वीडियो में कराऊंगा कुछ और उसके लिए। लेकिन अभी हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे। और मैग्नेटिज्म को हिंदी में चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म जो है मतलब जो कोई भी चुंबक है, चुंबक के को आप लोग देखे होंगे बचपन में, कभी भी बचपन से अभी तक। तो चुंबक जो होता है वो क्या करता है, तो कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ है जैसे लोहा वगैरह होता है, लोहा है, निकेल है या कोबाल्ट है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के पास अगर क्या कहते हैं, लोहे का बुरादा रख दीजिए तो उसका जो दो जगह है, चुंबक जो चुंबकीय छड़ होता है या छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके का होता है ना। इस तरीके का होता है। और जब इसको आप क्या कहते हैं, कहीं पे लोहे का जो डस्ट है, लोहे का धूल है या लोहे का कह सकते हैं बुरादा है, उसको अगर रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरादा चिपक जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारा लोहे का जो बुरादा होता है वो यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाता है ना। यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होगा इस पार्ट पे, इस पार्ट पे। तो ये जो जहाँ पे ज्यादा बुरादा चिपकता है, ये यही चुंबक का चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना। इसको चुंबक का चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। एक ध्रुव जो होता है हमेशा नॉर्थ होता है। ठीक है ना। और एक ध्रुव हमेशा साउथ होता है। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं ये नॉर्थ का मतलब उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ये उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है ना। और साउथ का हो गया ये दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। लेकिन किसी मैग्नेट में ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां पे ऐसे पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। अगर वहां पे लिखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैग्नेट बना हुआ है, इस तरीके का मैग्नेट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नॉर्थ है या साउथ है, तब तो ठीक है। ऐसे कैसे पता चलेगा। तो मतलब क्या है कि जो चुंबक होता है उसको क्या करते हैं, किसी धागे से अगर आप लटका देंगे तो हमेशा ये उत्तर दक्षिण की दिशा में रहता है। ठीक है ना। हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में। कभी भी इस चुंबक को धागे से लटका देंगे और स्वतंत्र रूप से इसको क्षैतिज तल में ऐसे ऐसे करके ऐसे घूमने के लिए स्वतंत्र कर देंगे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जाकर के घूमते 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 वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। तो जो उत्तर की दिशा में जो होता है, जो वाला एंड, जो सिरा उत्तर की दिशा में होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब चुंबक जो है उसको जैसे ही आपने किसी धागे से लटकाया और ये घूमते घूमते इस तल में इस तरीके से घूमते 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 ये यहाँ पे इस, है ना, तरीके से उत्तर दक्षिण दिशा में अगर वो ठहर गया तो उत्तर की ओर जो इंगित कर रहा है, उत्तर के डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में जो बता रहा है जो वाला सिरा, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो दक्षिण की दिशा में जो ध्रुव बताता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब दक्षिणी की दिशा में ये वाला सिरा है तो इसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, और उत्तर की दिशा में ये वाला सिरा है तो उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो सरल रेखा पास करती है या सरल रेखा जो मिलाते हैं हम लोग, उसको चुंबकीय रेखा कहते हैं या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चुंबकीय अक्ष ध्यान रखना है कि चुंबकीय अक्ष क्या है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और चुंबक चुंबक हुआ क्या कि भाई जब किसी चुंबक को हम किसी क्षैतिज तल में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए उसको छोड़ देते हैं तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। और साथ ही साथ क्या करता है, तो ये जो है चुंबकीय जो पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसमें कि लोहा आता है, जिसमें कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, जिसका परमाणु संख्या 26, 27, 28 होता है। आयरन कोबाल्ट निकेल का, आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27 और निकेल का होता है 28। ये जो तीन लौह चुंबकीय पदार्थ हैं या कह सकते हैं तत्व हैं, उनको ये अपनी ओर आकर्षित करता है।
मतलब आपको पता ही है कि चुंबक के पास लोहा लाते हैं तो उसको वो आकर्षित कर लेता है। तो मतलब क्या है, ऐसा पदार्थ जो कि जिसको कि क्षैतिज तल में अगर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरे। साथ साथ वो लौह चुंबकीय पदार्थ जो हमारे पास आयरन है, मतलब लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम चुंबक कहते हैं। और चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व कहा जाता है ना। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, देखिए कि चुंबक किसको कहते हैं। हम आज पढ़ेंगे चुंबक और चुंबक के गुण, ठीक है ना। तो चुंबक के गुण अभी हमने नहीं कराया है, लेकिन ये चुंबक के चुंबक और चुंबकत्व जो है वो तो आपका अध्याय का जो शीर्षक है वही है चुंबकत्व। तो चुंबक किसको कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा, वह पदार्थ जो क्षैतिज तल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र होने पर, उसको छोड़ दें आप धागे से बांध करके लटका के और छोड़ देंगे तो हिलते हिलते वो हमेशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तथा जो चुंबकीय वस्तुओं लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, वह पदार्थ जो क्षैतिज तल में, मैंने कहा क्षैतिज तल तो ऐसे 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 नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ऊपर नीचे की दिशा में नहीं, क्षैतिज तल ऐसे होता है, ठीक है ना। ये क्षैतिज तल हुआ, ये वाला क्षैतिज तल हुआ, ये वाला जो है ये वाला वर्टिकल तल हुआ, ऊपर से नीचे की दिशा में ये। तो क्षैतिज तल जो है ये है, क्षैतिज तल ऐसे घूमता है। तो क्षैतिज तल जो है उसमें अगर आपने इसको धागे से ऐसे बांध के लटका दिया तो ये ऐसे घूमता 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 ये उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है सदैव। और जो उत्तर की दिशा को इंगित करता है जो सिरा, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो दक्षिण की दिशा को इंगित करता है जो सिरा, इसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। तो चुंबक का ये जो गुण होता है जिसमें कि वो लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्र रूप से क्षैतिज तल में अगर उसको छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए तो सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में वो ठहरता है। चुंबक का यह गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो फिर दो हमने बताया चुंबकीय ध्रुव, तो वो भी बताया था कि चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। तो चुंबकीय ध्रुव जो होता है वो इसके ऊपर एक उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हुआ। जब आप इसको किसी लोहे के बुरादे में डालेंगे तो दो सिरा ऐसा सिरा होता है जहां पे लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा चिपकता है, मैंने अभी बताया था, बीच में कम चिपकता है। तो जहां पे जो लोहे का बुरादा है वो ज्यादा चिपकता है, वो सिरा हमेशा जो चुंबक का जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखाता है। मतलब चुंबक का चुंबकत्व कह सकते हैं, या चुंबक का जो गुण है, चुंबकीय गुण, इन दोनों सिराओं पे अधिकतम होता है और उसी को चुंबक का ध्रुव कहा जाता है ना। और कैसे पता करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब उसको आप क्या कहते हैं किसी धागे से लटकाएंगे तो जिस दिशा में उसका उत्तर की दिशा में जो सिरा इंगित करेगा, जो जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरेगा उसको उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरेगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने चुंबकीय ध्रुव, चुंबक के दोनों सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं, ये दोनों बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं, ठीक है ना, जिन पर उसकी आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है। मैंने कहा लोहे के बुरादा में डालेंगे तो दो सिरा पे सबसे अधिकतम लोहे का बुरादा चिपकता है, ठीक है ना। उसका धूल जो है लोहा का जो धूल है वो सबसे ज्यादा चिपकता है। छोटा छोटा लोहे का कण लाएंगे तो उसकी बात कर रहे हैं, शक्ति अधिकतम होती है, जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है ना। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और दोनों ध्रुवों को मैंने कहा था अभी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, मान लीजिए इन दोनों को मिला दिया मैंने, तो इसी को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। तो इसको चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और इसको मैंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी चुंबक, ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अगर पूछ दिया जाए कि अगर किसी चुंबक को हम किसी क्षैतिज तल में धागे से लटकाते हैं और वो चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है तो उसका उत्तरी ध्रुव किधर होगा, तो बताएंगे जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने क्या किया, चुंबक को धागे से लटका दिया,
ठीक है ना, इस धागे से लटका दिया, इस तरीके से लटका दिया, है ना, ये धागा है, और ये क्षैतिज तल में घूमता घूमता, है ना, ये क्षैतिज तल में इस तरीके से घूमता घूमता ऐसे रह गया, और मान लेते हैं कि इधर जो है उत्तर है ना, इधर दक्षिण है। दक्षिण की दिशा है, तो उत्तर दक्षिण की दिशा में अगर ये घूमते घूमते आया है, तो इसका मतलब है कभी ऐसे घुमा होगा ना, घूमते घूमते आने का मतलब है कि आपने इसको हैंग किया धागे से, तो ये घूम रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से घूम रहा होगा, है ना। तो घूमते घूमते जो है इसमें आ गया, तो ये उत्तर की दिशा में, और ये तो ये जो सिरा है ना, जो उत्तर की दिशा में आया उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, है ना। ये सिरा किधर है, उत्तर की ओर है। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है ना, दक्षिण की ओर सिरा जो ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये वाला सिरा इसको मैंने बनाया, और ये सिरा हो गया दक्षिण की ओर सिरा, सिरा दक्षिण की ओर, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन में दे देता है, पहले तो ये कि अगर किसी चुंबक को किसी क्षैतिज तल में अगर लटका करके स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो किस अवस्था में ठहरता है, तो हमेशा दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी दिशा में ठहरता है। जो आपका उत्तर दक्षिण दिशा है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है आपका, जो भी दिशा है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो दिशा है उसमें उत्तर दक्षिण दिशा जो है उसी में हमेशा ये घूमते घूमते, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो उसको अगर आप धागे से लटका के छोड़ देंगे तो उधर ही वो स्टे करता है, उधर ही ठहरता है ना। तो जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है उसको, जो सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, सिरा जो है, सॉरी, सिरा जो उत्तर की ओर होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। ये सिरा, सिरा जो उत्तर की ओर होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वो सिरा, सिरा जो उत्तर की ओर होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सिरा जो दक्षिण की ओर होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान रखिएगा, मैंने ये उत्तर दक्षिण दिशा बना दिया, तो ये सिरा उत्तर की ओर है तो ये वाला उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये सिरा दक्षिण की ओर है तो ये वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इसको एस से संकेत करते हैं दक्षिणी ध्रुव को, और एन से संकेत करते हैं उत्तरी ध्रुव को। अब इसके जो गुण हैं, जो चुंबक के गुण हैं, तो उसमें हमेशा ये है कि कोई भी चुंबक है उसमें दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक साथ होता है, आप कभी भी इसको अलग नहीं कर सकते, कुछ भी मेथड अपनाएंगे ये इसके अंदर दो जो ध्रुव होता है हमेशा होता है। तो ये एकदम ध्यान रखना है कि ये इसको कभी भी चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर जो है ये जो चुंबक है अगर आप इसको पीटेंगे, या कहने का मतलब हैमरिंग करेंगे, हैमर से हथौड़े से पीटेंगे या इसको गर्म करते हैं तो ये अपना चुंबकीय प्रभाव कम कर लेता है, ठीक है ना। तो चुंबक के गुण में ये भी आता है कि इनका चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है, अगर इनको पीटा जाता है या इनको गर्म किया जाता है तो इनका चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है। फिर अभी आपने पढ़ा था कि ये चुंबकीय जो पदार्थ हैं या कह सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जिसमें आयरन है, कोबाल्ट, निकल है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये इसका एक गुण ये है। लेकिन ये भी है कि इनका जो समान ध्रुव है, अगर मान लीजिए एक चुंबक ये है, दूसरा चुंबक और लाए और उसका उत्तरी ध्रुव के पास ले गए तो ये समान ध्रुवों में विकर्षण बल लगता है, असमान ध्रुवों में आकर्षित बल लगता है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है ना। और एक एक गुण तो ये भी बताया हमने कि जब ये इसको आप क्षैतिज तल में स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो सदैव ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो चुंबक के ये सारे गुण हैं जो आपको हम अब कराएंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो चुंबक के गुण इसके बाद हम लोग करेंगे।
तो ये चुंबक के गुण हैं, है ना। अभी आपको मैंने समझाया था सारा चुंबक का गुण है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट मैंने लिखा है। पहला क्या है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण बल तथा असमान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है कि एक चुंबक है, मान लीजिए इसका मतलब क्या है, ये चुंबक है, इसका ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा चुंबक लाया आपने, है ना, दूसरा चुंबक लाया, इसका भी उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। तो ये असमान समान हो गया, ये समान जिसको आप कहते हैं सजातीय या समान, तो ये सजातीय हो गया। दूसरा में क्या हो सकता है कि आपने यहाँ पे एक ये वाला चुंबक लाया और दूसरा जो लाया वो ये वाला लाया, है ना। इसके दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाया, इसमें दक्षिणी उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाया। तो जब सजातीय ध्रुव होता है, समान ध्रुव होता है तो विकर्षण लगता है, असमान ध्रुव होता है तो आकर्षण लगता है। तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच परस्पर, देखिए यहाँ पे परस्पर आकर्षण बल लिख दिया मैंने, गलती है ये। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच परस्पर विकर्षण असमान ध्रुवों के बीच, ठीक है ना। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण बल तथा समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है। तो इसको सुधार लीजिएगा कि चुंबक का असमान है, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव अगर एक दूसरे के पास रहेगा, जिसको विजातीय भी बोलते हैं, तो इनके बीच में परस्पर आकर्षण बल लगता है। और जब समान ध्रुव होते हैं, सजातीय होते हैं, जैसे उत्तरी उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव को साथ लाएंगे, तो उनके बीच में, तो समान ध्रुवों के बीच कैसा बल लगता है, विकर्षित बल लगता है ना। तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षित बल, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षित बल लगता है। हमेशा ध्यान रखना है, मतलब उत्तरी उत्तरी ध्रुव रहेगा तो विकर्षित बल लगेगा, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव रहेगा तो विकर्षित बल लगेगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रहेगा जिसको असमान ध्रुव बोलेंगे तो उसमें बीच में आकर्षण बल लगता है। ये आप जानते भी हैं पहले से। फिर चुंबकीय पदार्थ के बारे में और आपको पहले ही बताया कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबक क्या करता है, तो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैंने बता ही दिया है, उसको मैंने लिखा नहीं है दोबारा। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें भी चुंबकत्व पैदा करता है। तो मतलब क्या है कि जब आप किसी चुंबक के पास में, ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व इसके, ये आप मान लीजिए कोई मैग्नेट आपने यहाँ रख दिया यहाँ पे, है ना, एक इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसके बगल में अगर आप ला करके रख देते हैं कोई चुंबकीय पदार्थ, इस तरीके से रख देते हैं चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, तो जो नॉर्थ वाला ध्रुव होता है, नॉर्थ ध्रुव होता है, उसके सामने वाला जो होता है वो साउथ बन जाता है, और साउथ के सामने वाला नॉर्थ बन जाता है। तो ये जो घटना होती है इसी को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या है, ये तो है आपका क्या कहते हैं, मैग्नेट है, ठीक है ना, ये है चुंबक, और ये पदार्थ था, लौह चुंबकीय पदार्थ जो बोलते हैं, तो जिसको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, लोहा जैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय पदार्थ में हमने इसको कह दिया कि ये लोहा है, ठीक है ना, इसको लोहा रख दिया। तो लोहा अगर रखेंगे तो जो नॉर्थ वाला सिरा है उसके सामने वाला सिरा हमेशा दक्षिणी ध्रुव बनेगा। जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसके सामने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, लोहे का जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। और जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है उसके सामने लोहे का सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। इसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या है कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबक चुंबकीय पदार्थों में, लौह चुंबकीय पदार्थों में या चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबक क्या करता है, तो चुंबकत्व तो पैदा करता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। वही मैंने लिखा है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबक प्रेरण द्वारा चुंबकत्व या चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। जो हमने समझाया कि ये चुंबक है, ये वाला चुंबक है ना, और ये वाला जो है लोहा है, ठीक है ना। तो चुंबक तो ये हो गया, लोहा ये हो गया। चुंबक के पास बिना संपर्क में रखे आप उसके पास में भी रख देंगे, बहुत दिन के बाद उसको निकालेंगे तो ये उत्तरी ध्रुव के सामने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बना मिलेगा लोहे का, और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के सामने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बना मिलता है। तो इस लोहे के अंदर
जो चुंबकीय गुण आया इस चुंबक के समीप रखने पर इसको चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। वही चुंबकीय प्रेरण की बात मैंने की, और चुंबकीय प्रेरण द्वारा क्या किया इसने, चुंबक ने, तो इसके अंदर भी चुंबकीय गुण पैदा कर दिया, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबक का गुण पैदा करता है उसको हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर आपको मैंने ये बताया था कि जो चुंबक है इसको अगर आप कहीं से तोड़ेंगे, कोई भी चुंबक आप ले लीजिए, है ना, चुंबक को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसका चुंबक का तो नष्ट होता है, पहली बात तो ये है। लेकिन मान लीजिए अगर नष्ट नहीं हुआ है, आपने क्या किया, यहाँ से आपने काट दिया या तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ दिया, है ना, तो तोड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्थ के सामने वाला एंड अपोजिट बनता है, कि ये ध्रुव बन जाएगा साउथ, और ये साउथ के सामने वाला नॉर्थ बन जाता है। मतलब आप चुंबक को तोड़ेंगे तो चुंबक टूटते ही यहाँ पे फिर से एक ध्रुव पैदा कर देगा अपने आप। मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों को, ये वाला ध्रुव को आप यहाँ से अलग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अलग नहीं कर पाए, फिर से यहाँ पे साउथ और नॉर्थ बन गया। मतलब चुंबक में दोनों ध्रुव फिर से उत्पन्न हुए, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये साउथ है तो नॉर्थ है। मतलब चुंबक को आप जब तोड़ करके सोचेंगे कि उसका ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है उसको हम अलग कर दें, तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब चुंबक के अंदर एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, या उत्तरी ध्रुव का या दक्षिणी ध्रुव का। कोई बोले कि एक ध्रुव का चुंबक है तो वो संभव नहीं है, वो उनका अस्तित्व ही नहीं होता, एकल ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता। मतलब क्या है, चुंबक को आप कितना भी कुछ कर लें तोड़ करके, उसके ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपना चुंबकीय गुण नष्ट कर लेगा जब आप उसको हैमर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, गर्म करने की कोशिश करेंगे या घिसने की कोशिश करेंगे, तो अपना चुंबकीय गुण नष्ट कर लेता है। मतलब धीरे धीरे उनका चुंबकीय गुण कम होते जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर चुंबकीय गुण रहेगा तो उसका दोनों ध्रुव विद्यमान रहेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें उसको तोड़ करके अलग करने की, उसका चुंबकीय गुण हमेशा उसका चुंबकीय ध्रुव, दोनों ध्रुव हमेशा साथ रहता है, उसका अस्तित्व हमेशा साथ रहता है, कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो मैंने लिखा है किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। अर्थात चुंबक एकल चुंबकीय ध्रुव, मतलब या तो उत्तरी चुंबक की ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब चुंबक में एक ध्रुव कभी नहीं होता। आप अगर सोचेंगे कि हमको कोई चुंबक मिल जाए इस तरीके से और उसमें केवल एक ही ध्रुव हो, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो चुंबक में एक ध्रुव नहीं होता, नॉर्थ हो या साउथ हो, कभी ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है आपका। फिर हमने अभी बताया आपको कि चुंबक को जब आप तोड़ने की कोशिश करेंगे हथौड़े से या कैसे भी, तो एक तो अपना वो चुंबकीय गुण नष्ट कर लेता है, लेकिन अलग करने की कोशिश करेंगे तो अलग भी नहीं होगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर या घिसने पर उसका चुंबकीय गुण नष्ट होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, या पूरी तरीके से उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, लेकिन चुंबकीय गुण नष्ट होता है, ठीक है ना। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ऑलरेडी बताया आपको ये कि चुंबक को जब भी किसी धागे से लटकाएंगे, किसी भी धागे से अगर आप लटकाएंगे, है ना, इस तरीके से अगर इसको चलाने की कोशिश करेंगे हॉरिजॉन्टल, जिसको आप क्षैतिज तल बोलते हैं, तो हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और बताया था जो सिरा उत्तर की दिशा में होता है उसको उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की दिशा में होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो ये मैंने बताया आपको। चुंबकीय प्रेरण अभी बताया ही आपको, चुंबकीय प्रेरण यहाँ पे जो समझाया कि चुंबकीय प्रेरण चुंबक के समीप बिना स्पर्श किए चुंबकीय पदार्थों को रखने पर, अभी बताया था चुंबक के समीप चुंबकीय पदार्थ लोहा है उसको रखा मैंने, तो जो उत्तरी बहुत मतलब थोड़ा समय देना पड़ता है, बहुत दिनों के बाद आपका जो ये जो आप क्या कहते हैं चुंबकीय पदार्थ है ना, कहने का मतलब ये जो लोहा है उस लोहे के अंदर कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। चुंबक के समीप बिना स्पर्श किए रखने के बाद जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोहा अथवा निकेल या कोबाल्ट की बात मैंने की थी, तो ये चुंबक के चुंबकीय गुण के कारण इसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं और ये भी एक चुंबक बन जाता है। ज्यादा दिन रखेंगे, बहुत ज्यादा दिन रखेंगे
तो ये चुंबक बन जाता है। कम समय रखेंगे तब भी इसके अंदर आप देखेंगे कि चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो ये जो है नॉर्थ वाला जो गुण है, नॉर्थ वाला जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, उसके सामने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसके सामने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह बन जाता है, जो चुंबकीय पदार्थ लोहा है या कोबाल्ट है उसके अंदर। तो वही मैंने लिखा है, चुंबक के समीप बिना स्पर्श किए चुंबकीय पदार्थों को रखने पर उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ये तो बताया आपको, है ना। चुंबक के समीप बिना स्पर्श किए चुंबकीय पदार्थों को रखने पर उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण के कारण, ये देखिए लिखा है, चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है। यहाँ मैंने बताया है, ये उत्तरी ध्रुव के पास वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास वाला सिरा उत्तरी ध्रुव, लोहा के अंदर ऐसा हो जाता है। इस गुण को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। आपसे आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण के कारण पूछ सकता है कि जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसके सामने वाला सिरा चुंबकीय पदार्थ में कैसा बनेगा। तो उसको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और अब हम लोग करेंगे इसके बाद कुछ और डिफिनेशन, जैसे चुंबकीय प्रेरण किया, चुंबकीय आघूर्ण करेंगे। ठीक है ना। चुंबकीय आम्योत्तर करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा। चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है ना, और चुंबक का जो लेंथ है वो एल है। तो चुंबक का जो ये वाला लेंथ है इसको ज्यामितिक लंबाई बोलते हैं। ठीक है ना। या ज्यामितीय भी बोलते हैं, ज्यामितिक कह लीजिए या ज्यामितीय लंबाई बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक जिसको कहते हैं ज्यामितीय लंबाई। लेकिन इसका जो उत्तरी ध्रुव होता है ये इस वाले सिरा से थोड़ा अंदर होता है, और दक्षिणी ध्रुव भी उतना ही दूरी पे इधर होता है। तो ये अगर मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है ना, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये इन दोनों के बीच का जो दूरी हुआ है ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई, इसको कहा जाता है प्रभावी लंबाई। ठीक है ना। तो इसको अगर हम बोल दें, इस लेंथ को बोल दें प्रभावी लंबाई, या चुंबक का प्रभावी लंबाई एम एल बोल दें, है ना, मैग्नेटिक लेंथ कह दें। तो इसको अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ एम एल, है ना, इस तरीके से। तो एम एल जो है वो है चुंबक का इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना। इसको बोलते हैं चुंबकीय, चुंबक का प्रभावी लंबाई। मतलब क्या है, दोनों चुंबक का प्रभावी लंबाई, और ये ज्यामितीय लंबाई जो होती है उसका 5/6 होता है। तो 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई होती है। ठीक है ना। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, मतलब कह सकते हैं जो प्रभावी लंबाई है चुंबक की वो होता है 5/6 एल। तो कह सकते हैं यहाँ से ध्यान दे करके कि अगर चुंबक की कुल लंबाई एल है तो उसका प्रभावी लंबाई जो उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी होती है। ठीक है ना। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होगी कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, चुंबक के दोनों ध्रुवों दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहा जाता है। चुंबक की प्रभावी लंबाई कहा जाता है।
ठीक है ना। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई किसको बोलते हैं? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को बोलते हैं, ठीक है ना, जो ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। तो ध्यान रखना है, जो ज्यामितीय लंबाई से, इसकी वास्तविक लंबाई जो होगी ज्यामितीय लंबाई से कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। तो ज्यामितीय लंबाई से कम होती है, ये वाला जो लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ, उसको ज्यामितीय लंबाई बोलते हैं। लेकिन उसका जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है थोड़ा अंदर होता है। इसका मतलब है कि जो प्रभावी लंबाई है, चुंबकीय लंबाई जो है, वो थोड़ा सा छोटा होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। इसको आप मैग्नेटिक लेंथ भी कह सकते हैं, चुंबकीय लंबाई भी बोल सकते हैं। तो चुंबकीय लंबाई जो है वो कम होता है, जो उसका ज्यामितीय लंबाई है उससे थोड़ा सा 5/6 L के बराबर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5/6 L होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ भी सकता है आपको कि चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है या चुंबकीय लंबाई कितनी होती है। तो 5/6 L, अगर उसकी ज्यामितीय लंबाई L दिया हुआ है तो ये, या ज्यामितीय लंबाई दे देगा कि 10 सेंटीमीटर है चुंबक का, तो उसका क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई बताइए। तो चुंबकीय लंबाई, इसी को चुंबकीय लंबाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको चुंबकीय लंबाई भी लिख सकते हैं आप। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ क्या है, तो 5/6 L है। तो ये वैल्यू दे देगा, 10 दे दिया तो 5/6 × 10 कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि अगर आपका ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, और ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है ना, दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है उसको मैंने मान लीजिए दूरी को d ले लिया। तो इस ध्रुव का भी एक अपना स्ट्रेंथ होता है, प्रबलता होती है, मतलब कितना प्रबल रूप से ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ है लोहे को अट्रैक्ट करता है, या ये ध्रुव कितना, जो मैंने कहा था कि लोहे का बुरादा अगर डाल देंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी प्रबलता है, मतलब इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं। तो चुंबक का जो प्रबलता है, चुंबक का जो स्ट्रेंथ है, वो यहाँ उत्तरी ध्रुव का और दक्षिणी ध्रुव का एक ही होता है ना। ये उत्तरी ध्रुव का जो होता है वही दक्षिणी ध्रुव का। तो अगर इसकी प्रबलता मान लें कि कुछ है, m है, स्मॉल m मान लें, है ना, और ये जो दोनों के बीच की दूरी जो आपको प्रभावी लंबाई या चुंबकीय लंबाई जो मैंने लिखा वो d है, तो m × d को क्या बोला जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण बोला जाएगा। मतलब चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो चुंबकीय प्रबलता, ध्रुव की प्रबलता जो होती है वो, और चुंबकीय ध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबक की ध्रुव प्रबलता एवं उसकी प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई मतलब यही हो गया n और s के बीच का या चुंबकीय ध्रुव के बीच का अंतर जो है आपका, के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इसको कैपिटल M से संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से संकेत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यदि, ये लिख सकते हैं, यदि ध्रुव प्रबलता दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ध्रुव प्रबलता m हो दोनों का, m मतलब इसका भी m हो उसका भी m है, मतलब सेम ही प्रबलता होती है, m हो तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी d हो, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को ही प्रभावी लंबाई बोलते हैं। उसकी प्रभावी लंबाई जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई बोलते हैं। वो तो चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण m से संकेत करते हैं, इज इक्वल टू m × d हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है m × d जो हमने लिखा है, ये
एक सदिश राशि होता है, इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है ना। तो ये जो है m इज इक्वल टू एम इंटू डी, मतलब क्या है, जब आपका चुंबकीय आघूर्ण जब निकालेंगे तो इसका कोई एक ध्रुव का जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, वो ले लेंगे और दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच की दूरी को गुना करिएगा तो ये आ जाएगा आपका चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है ना। और ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, तो ध्यान रखना है कि सदिश राशि होता है, इसको m से संकेत करते हैं और किधर से किधर होता है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो m की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। तो ये हमने आपको जो जो सदिश राशि है, इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण को हमने क्या किससे संकेत किया, m से किया। तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है, इसको एकदम ध्यान रखना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो ये है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन को बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो हमने कहा था कि जब कोई मैग्नेट को, कभी चुंबक को जब आप किसी धागे से लटका देते हैं तो वो समतल, जो उसका जो हॉरिजॉन्टल तल होता है, जो क्षैतिज तल होता है, उसमें वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, ठीक है ना। तो ये क्षैतिज तल में इस तरीके से घूम सकता है। अब ये क्षैतिज तल में अगर इस तरीके से घूमता घूमता किसी अवस्था में रहता है, तो वो जो चुंबकीय अक्ष है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, उससे पास करने वाली जो रेखा होती है उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उस चुंबकीय अक्ष को काटता हुआ जो ऊपर की दिशा में प्लेन होगा, इस तरीके से जो प्लेन होगा, चुंबकीय अक्ष को काटता हुआ इस तरीके से समतल प्लेन हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। जो चुंबकीय अक्ष को काटेगा वो इस तरीके से समतल प्लेन होगा, एकदम चुंबकीय अक्ष से होता हुआ गुजरेगा, है ना। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाएगा, क्योंकि आपका तो इधर था, ये वाला अक्ष है, ऐसे है, और ये तल जो है ये ऊर्ध्वाधर तल है जिसको मैंने बनाया, इसी को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब क्या है कि चुंबकीय अक्ष से पास करने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल समतल होता है, चुंबकीय अक्ष से पास करने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, जो उदग्र दिशा में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है ना। तो क्षण चुंबक है, उसका चुंबकीय अक्ष आपको पता है, अगर मैंने ये नॉर्थ बनाया है, यहाँ पे ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ है, जो उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और चुंबकीय अक्ष के जो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, उससे पास करने वाला एकदम परपेंडिकुलर जो तल है उसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो उदग्र दिशा में है तो इसके ऊपर एकदम परपेंडिकुलर ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब इसमें एक और है हमारे पास जो है, वो उदासीन रेखा है, न्यूट्रल लाइन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उदासीन रेखा जिसको न्यूट्रल लाइन कहते हैं, उदासीन रेखा एक और है, उसको हम लोग कर लेते हैं न्यूट्रल लाइन। तो न्यूट्रल लाइन किसको कहते हैं, तो जो चुंबक का जो दो जगह था, जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पे उसकी प्रबलता, चुंबकीय जो स्ट्रेंथ है, पोल का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके मध्य में नहीं होता। तो चुंबक, क्षण जो चुंबक होता है उसके केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत, जैसे मान लीजिए कि आपका ये वाला जो क्षण चुंबक है ना, इसका नॉर्थ वाला यहाँ पे है और साउथ वाला ध्रुव यहाँ पे है, तो इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र मान लेते हैं ये है,
तो केंद्र के लंबवत जो लाइन होती है, काल्पनिक लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है, केंद्र के लंबवत है, ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये होता है बना हुआ, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि ये बना हुआ होता है, लेकिन इसी काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहा जाता है। तो इसका लंबवत जो बनाएंगे 90 डिग्री पे एकदम केंद्र से, तो इसी को कहा जाता है उदासीन रेखा, या निरक्ष भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक निरक्ष भी बोलते हैं, उदासीन रेखा बोलते हैं, या चुंबकीय निरक्ष भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, जो उदासीन रेखा है आपका न्यूट्रल लाइन है उसको, ठीक है ना। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के सेंस में आप बाद में इसको मैं बताऊंगा कि कौन एक्सियल पॉइंट है, लेकिन इसको न्यूट्रल एक्सिस भी बोला जाता है, या कह सकते हैं चुंबकीय निरक्ष भी बोला जाता है। तो इसको उदासीन रेखा को न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, इसी को न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं, निरक्ष, उदासीन निरक्ष कहा जाता है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो उदासीन रेखा क्या हो गई कि जो क्षण चुंबक है उसके केंद्र से उसकी चुंबकीय लंबाई के जो लंबवत जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, उसको कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें कि क्षण चुंबक के केंद्र से, क्षण चुंबक के केंद्र से लंबाई के भी, केंद्र से उसकी लंबाई भी लीजिएगा तो वही पॉइंट आएगा, केंद्र ही आएगा, और चुंबकीय लंबाई भी लेंगे तो उसकी लंबाई के लंबवत उसकी लंबाई, ये लंबाई होगी, ये वाली लंबाई होगी, या पूरा लंबाई भी ले सकते हैं, उसका केंद्र वही आएगा। तो ये केंद्र होता है, ठीक है ना, केंद्र से उसकी लंबाई, ये वाली लंबाई होगी, उसके लंबवत जो काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है ना, उसको उदासीन रेखा कहते हैं। लंबवत काल्पनिक रेखा जो होती है, ये लंबवत हो गई, कौन सी रेखा है, तो काल्पनिक रेखा, ऐसा कोई बना नहीं रहता है, ठीक है ना। काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहा जाता है, उदासीन रेखा अथवा न्यूट्रल लाइन भी कहते हैं, या चुंबकीय निरक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना, अथवा चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, चुंबकीय आम्योत्तर। और ये हमारा कुछ जो है इसका डेफिनेशन था, ये आता है आपको, चुंबकीय आम्योत्तर किसको कहते हैं, उदासीन रेखा क्या होती है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम लोग करेंगे जो मैग्नेटिज्म पे जो लॉ है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, व्युत्क्रम का जो नियम है, जो कूलम के जैसा है, उसको करेंगे, ठीक है ना। तो कूलम का जो व्युत्क्रम नियम है चुंबक के लिए, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़े थे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। जो म्यू नॉट यहाँ पे आ जाता है, जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे चुंबकशीलता बोलते हैं, तो म्यू नॉट म्यू आर हो जाता है, और m1 m2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमने बोला ही था कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर है तो अगर इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, जनरली दोनों का सेम ही होता है, लेकिन अगर m1 m2 ले ले तो m1 m2 बटा दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर के बराबर होती है। तो म्यू नॉट म्यू आर उसी को करेंगे कि जो दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, ठीक, चुंबकीय बल, वो दोनों के ध्रुवों के जो क्या कहते हैं ध्रुव प्रबलता होती है उसकी, उसके गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो ये चुंबकत्व में कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलम इन मैग्नेटिज्म। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कूलम लॉ फॉर चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, उसी तरीके से स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, उसी तरीके का बात है कि किसी एक समान माध्यम में, समांगी का मतलब होमोजेनस, एक समान माध्यम में दो ध्रुवों के बीच लगने वाला, जैसे मान लीजिए मैंने दो ध्रुव ले लिया, एक
ये उत्तरी ध्रुव ले लिया, दूसरा भी उत्तरी ध्रुव ले लिया, दक्षिणी भी ले सकते थे। आपको पता है समान ध्रुवों के बीच में विकर्षण बल लगता है, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो दो समान ध्रुव हमने ले लिया तो उसके बीच में विकर्षण बल लगेगा। तो जो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है चुंबक के लिए, वो कहता है कि जो दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों ध्रुवों की प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती, मतलब m1 m2 के गुणनफल का समानुपाती हो जाएगा। अगर बल दोनों के बीच में लग रहा है ना, F प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, तो ये समानुपाती होगा दोनों ध्रुवों के बीच के गुणनफल का, है ना। तो m1 m2 और उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों के बीच की दूरी अगर हमने r ली है तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों को मिला देंगे तो F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर, क्योंकि इधर F और F सेम है, समानुपाती होता है तो दोनों को गुणा कर देते हैं। और समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल साइन डालेंगे, उसके लिए एक कांस्टेंट डालते हैं, नियतांक डालते हैं, जिसको समानुपाती नियतांक बोला जाता है। तो मैंने यहाँ वही लिखा है कि किसी समांगी माध्यम में दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा विकर्षण बल उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती होता है, मतलब m1 m2 के गुणनफल का समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, के वर्ग का, मतलब उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, के का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने r का स्क्वायर कर दिया और उसको 1 बटा लिख दिया तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। मैंने यहाँ वही लिखा है, यदि दो स्वतंत्र ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m1 तथा m2 है, बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी F बराबर, अब उसके बीच की दूरी r है तो इस नियम के अनुसार, मतलब व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार F की वैल्यू आती है, जहाँ k समानुपाती नियतांक है, जिसका मान मात्रक जो पद्धति होता है, कौन सा पद्धति आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और ध्रुवों के बीच का जो माध्यम होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो k जो है समानुपाती नियतांक है, उसका मान मात्रक की पद्धति पर तथा ध्रुवों के बीच स्थित माध्यम के चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है। तो कह सकते हैं कि k समानुपाती नियतांक है जिसका मान मात्रक की पद्धति, एसआई मात्रक ले रहे हैं या सीजीएस मात्रक ले रहे हैं, उसके तो मात्रक की पद्धति तथा जो ध्रुवों के बीच जो माध्यम है, ठीक है ना, कौन सा माध्यम है ध्रुवों के बीच, तो उसके माध्यम के गुण पर निर्भर करता है, तथा ध्रुवों के बीच माध्यम, स्थित माध्यम भी बोल सकते हैं, माध्यम के चुंबकीय गुण पर या माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी लिख सकते हैं, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर केवल निर्वात में रखा हुआ है तब क्या होगा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है कि तो पद्धति पर भी निर्भर करता है और मात्रक पर भी, मतलब मात्रक की पद्धति एसआई मात्रक है तब क्या होगा, और दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है, हवा है या निर्वात है या पानी है, क्या है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो अगर निर्वात है, ठीक है ना, अगर निर्वात है तो निर्वात में k का मान, ठीक है ना, निर्वात में माध्यम अगर नहीं होकर निर्वात है तो निर्वात में k का जो मान हो जाता है μ0/4 होता है, जहां μ0 को चुंबकशीलता बोला जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, निर्वात का चुंबकशीलता बोला जाता है। तो μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ, है ना, चुंबकशीलता, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं इसको, परमिएबिलिटी बोला जाता है। तो ये किसमें है, निर्वात में k का मान किसमें होता है, तो एसआई मात्रक में होता है, k का मान जो होता है एसआई पद्धति में। तो मैंने कहा था कि पद्धति पर भी निर्भर करता है k का मान, है ना, और उसके बीच कौन सा माध्यम है। तो अभी तो अब कोई माध्यम नहीं है, निर्वात का मतलब जो आप पढ़ते हैं कि निर्वात का मतलब वहां पे कोई माध्यम नहीं है,
तो निर्वात है, हवा वगैरह उसके अंदर नहीं है। तो निर्वात में वैसे फ्री स्पेस भी बोलते हैं, निर्वात या मुक्त आकाश बोलते हैं, ठीक है ना। निर्वात में अथवा मुक्त आकाश भी इसको बोला जाता है, फ्री स्पेस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मुक्त आकाश। तो इसको आप कह सकते हैं वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, वो म्यू नॉट लिया जाता है, के का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है, जहां पे म्यू नॉट का वैल्यू होता है एसआई मात्रक में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसको वेबर पर एम्पियर मीटर बोला जाता है। तो लिखिएगा तो ये वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, वेबर पर एम्पियर मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर बटा एम्पियर, नीचे ही मीटर होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई गुना 10⁻⁷ एसआई मात्रक में होता है, ध्यान रखिएगा। इसी को हेनरी पर मीटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो वेबर पर एम्पियर मीटर बोल दिया जाए, या हेनरी पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, या हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसआई मात्रक में इसकी मान ये होती है। और अगर ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ध्रुवों के बीच कोई माध्यम होता है तब रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाता है, जिसको हम म्यू से संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर निर्वात की बात करेंगे, देयरफॉर निर्वात में या निर्वात अथवा मुक्त आकाश में मुक्त आकाश में एफ की वैल्यू उसको एफ नॉट से संकेत कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, के का मान रख दिया m1 m2 बटा r स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आपको पता है कि उसका विकर्षित बल होगा उसके हिसाब से, या आकर्षित बल होगा उसके हिसाब से हमको बताना है। तो ये हो गया आपका निर्वात में चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता के आधार पर निर्वात में जो लग रहा है बल वो, है ना। लेकिन अगर दोनों ध्रुवों के बीच यदि दोनों ध्रुवों के बीच कोई माध्यम स्थित हो, उपस्थित हो, तो इसको जो k का मान है ना, उसको हम यहाँ पे हमने लिखा था म्यू नॉट, ठीक है ना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कहाँ पे, निर्वात में। लेकिन अगर क्या कहते हैं कोई माध्यम होता है तो माध्यम की क्या लेते हैं, आपेक्षिकशीलता, जिसको आपेक्षिक चुंबकशीलता बोला जाता है ना। तो दोनों ध्रुवों के बीच अगर कोई माध्यम उपस्थित होता है तो क्या लिखते हैं, तो F बराबर लिखते हैं म्यू बटा 4 पाई, ठीक है ना। आपका m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर होता है, ठीक है ना। म्यू आर को क्या बोलते हैं, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर होता है, जहां पे म्यू आर को माध्यम की रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, आपेक्षिक रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, है ना। माध्यम की क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता, जिसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला जाता है। तो इसको कह सकते हैं आप रिलेटिव परमिएबिलिटी,
इसको माध्यम की आपेक्षिक, और म्यू को क्या कहते हैं, एंड म्यू तथा म्यू को निरपेक्ष, निरपेक्ष एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो माध्यम का, म्यू को बोला जाता है माध्यम का निरपेक्ष, निरपेक्ष चुंबकशीलता। माध्यम का निरपेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है। निरपेक्ष को बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है ना। तो निरपेक्ष हो गया एब्सोल्यूट, चुंबकशीलता हो गया परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को म्यू से संकेत करते हैं, और म्यू का वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर, जैसे वहां पढ़ते थे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, है ना। म्यू म्यू वहाँ एप्सिलॉन था, उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते थे, एकदम सेम तरीके से है। तो दोनों ध्रुवों के बीच अगर कोई माध्यम है तो F को मैं एफ एम से संकेत कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा म्यू बटा 4 पाई, और इसको एफ एम जो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर बटा 4 पाई, है ना, गुना m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो माध्यम के अंदर ये हो जाएगा और निर्वात या मुक्त आकाश में ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो है वैल्यू वाइज, और ये ध्यान रखना है कि ये हवा के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। हवा के लिए अगर हवा में हो तो हवा में म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। तो हवा में भी करीब करीब वो मुक्त आकाश वाला भी मान आ जाएगा, क्योंकि हवा में लिखिएगा तो म्यू आर बटा 4 पाई हो जाएगा। तो मुक्त आकाश, निर्वात या हवा में आपको सेम ही फॉर्मूला करीब करीब आएगा, क्योंकि म्यू आर लगभग होता है, ठीक है ना। म्यू आर की वैल्यू 1 जो होती है लगभग होती है, कोई एकदम इक्वल नहीं होती है। जैसे आपने वहां भी पढ़ा था एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1.003 होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू लगभग 1 होती है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो इसके बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पे जो ध्रुव प्रबलता भी है, तो ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछ सकता है आपसे। ध्रुव प्रबलता जो है, जो m से दिए हैं, इसका SI मात्रक, ठीक है ना। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक? एम्पियर, एम्पियर पर मीटर नहीं, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना, एम्पियर मीटर है। तो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, जैसे हमने यहाँ लिखा था एम्पियर मीटर है, तो एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, एम्पियर मीटर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या एम्पियर को A से और मीटर को M से लिख सकते हैं, तो एम्पियर मीटर, है ना। अब इसके बाद हम लोग जो इससे संबंधित और जो दूसरा चीज़ है उसके बारे में करेंगे, लेकिन आज अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग चुंबकीय जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव होता है, उसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे कि उसका जो क्या कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण के, चुंबकीय अगर द्विध्रुव होगा तो चुंबकीय आघूर्ण, तो ऐसे भी तो चुंबकीय द्विध्रुव होता ही है। चुंबक के आप, चुंबक से कभी भी आप उसका दोनों ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, और इसलिए वो चुंबक जो है हमेशा द्विध्रुव ही होता है। उसके अंदर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं। उसके चलते चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे हम लोग कि चुंबक के चुंबकीय ध्रुव से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे, तो उसके चुंबकीय अक्ष के ऊपर, ठीक है ना। ये है कि उसके अक्ष के ऊपर और निरक्ष के ऊपर, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में और इधर वाले डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे कि उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग चुंबकीय अक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर, स्थित बिंदु पर, जैसे हमने वहाँ पे क्या कहते हैं चार्ज वाला भी इलेक्ट्रिक डायपोल लिया था, विद्युत द्विध्रुव लिया था, उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। उसके निरक्षीय बिंदु जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है उसके ऊपर हमने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। यहाँ भी वही करेंगे, इसका अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, इसका निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। ये अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक ना। तब तक आप इसको तब तक पढ़िए, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसके साथ। और वीडियो पसंद आता है तो लोगों को बताइए भी, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए,
दो लोगों को बताइए, जिससे इसका लाभ उठा सकें। अब बहुत नज़दीक आ गया है, क्वेश्चन वाइज भी मैंने कराया ही आपको, तो थोड़ा सा जो अपने दोस्तों को हैं, गांव वाले को जो भी हैं, जिनको कि अभी सुविधा नहीं है या शहर नहीं आए हैं, तो उनको बता दीजिए, जिससे कि वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय।